So, good morning to everyone. We will start production and operation management today, and we'll have an introduction of what is production management. Welcome to the class. I'm Vijata, and we'll study production management, which is the first part of the entire syllabus production and supply chain management. So, what is production management? प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट बहुत बार हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. बहुत बार आप सुने होंगे सिंपल, कहीं पे आप देखते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट, कहीं पे आप देखते हैं प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, कहीं पे प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट. तो प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट पहली चीज क्या है एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स. प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस in which we combine or transform any resource. कोई भी रिसोर्स जब हमारे पास है तो उसको या तो हम कंबाइन करते हैं विद डिफरेंट रिसोर्सेस या फिर उस रिसोर्स को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? चेंजिंग फॉर्म. हम एक शेप से दूसरे शेप में ले जाते हैं. जैसे अगर मान लीजिए इफ आई एम लाइक आई एम अ चिप्स मेकिंग कंपनी, आई विल कन्वर्ट अ सिंपल पोटैटो इनटू चिप्स. तो हम क्या कर रहे हैं? हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में. तो इधर इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन और ऑपरेशन ऑफ सबसिस्टम्स, और एडिंग वैल्यू टू एनीथिंग. एडिंग वैल्यू टू एनीथिंग का मतलब क्या हो गया कि इफ आई हैव समथिंग इन अ रॉ फॉर्म, जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हम उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशंस कर सकते हैं, कर देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई पेपर बनाने वाली कंपनी हूँ, या फिर आई हैव अ सिंपल मेरे पास एक ब्लैंक कैनवस है और मैं उस कैनवस के ऊपर अगर मैं कोई ड्रॉ कुछ पेंट कर दूं या कुछ बहुत अच्छा आर्ट उसके ऊपर बना दूं, तो उस सिंपल कैनवस की जो वैल्यूएशन होती है वो बहुत मल्टी मिलियंस में बढ़ जाती है, मल्टी मिलियन टाइम्स चली जाती है. और वो जा सकती है इफ द पेंटर इज एम एफ हुसैन और समवन बिग आर्टिस्ट इन्वॉल्व इन इट. तो ये डिपेंड करता है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं या वैल्यू एडिशन करते हैं. दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस थिंग. बट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, the process of value addition, the process of creating subsystems, or the process of changing resources into some valuable products or services is called production management. Okay? And it is very integral part of any organization which is concerned with transformation of a range of input into required output or required product or service depending on the prerequisite quality level. Prerequisite quality level or requisite quality level का मतलब क्या है कि you should have defined specifications. पहले से हमने स्पेसिफिकेशन डिफाइन किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं. तो जब आपको कहा कि हमने प्रोडक्शन ऑपरेशन ये वर्ड को बहुत बार इंटरचेंजेबली यूज किया है, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? द बेसिक डिफरेंस इज जब भी आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन इधर यू विल प्रोड्यूस अ गुड और यू विल प्रोड्यूस अ सर्विस. आप या तो सर्विस डिलीवर करेंगे या तो गुड्स डिलीवर करेंगे. प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्ड हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हम कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. मतलब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसको हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते हैं. और वही चीज अगर हम एक्सटेंड करते हैं सर्विसेज तक, अगर हम किसी को सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री और एक रेस्टोरेंट फूड भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो फूड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट. लेकिन वही फैक्ट्री या वही रेस्टोरेंट उस खाने को सर्व भी कर रहा है लोगों को, तो जो सर्विसेज का पार्ट है वो उसका एक्सटेंडेड पार्ट है वहां पे. तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट. और आप लोग सब पहले से जानते होंगे कि सर्विसेज हम डिलीवर करते हैं तो सर्विसेज के अपने ब्लूप्रिंट्स होते हैं, सर्विसेज को डिलीवर करने का तरीका अलग होता है. तो सर्विसेज आप डिलीवर कर रहे हो या प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर आप कोई नॉर्मली गुड्स बना रहे हो, तो वहां पे प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है. लेकिन ऑपरेशन मैनेजमेंट कवर्स बोथ प्रोडक्ट एंड सर्विस. मतलब आप फिजिकल गुड्स और सर्विसेज दोनों के बारे में बात कर सकते हैं, ईदर ऑफ देम के बारे में भी बात कर सकते हैं. मतलब कोई ऐसी फर्म भी हो सकती है जो सिंपली सिर्फ सर्विसेज डिलीवर करती है. फॉर एग्जाम्पल ओला, वो सिर्फ आपको सर्विसेज दे रही है. सपोज जोमैटो, वो सिंपल आपको सर्विसेज दे रही है. तो वो अगर आप पूरे काम को
डिवाइड करेंगे प्रोसेसेस में या पूरा प्रोसेस उसका डिफाइन करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट। और ऑपरेशन मैनेजमेंट एक बड़ा टर्म है, मतलब वो एक पूरा अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कि गुड्स भी आ जाएंगे और सर्विसेज भी आ जाएंगे। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजमेंट ओनली डील्स विथ गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कैसे होता है, हम सामान कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। So, when we study production management or production, what is the basic definition of production? Production में मतलब क्या होता है, आप नॉर्मली पूरा इतने साल मैनेजमेंट पढ़ के आए हैं तो आप लोग सबको पता है प्रोडक्शन क्या होता है, कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट। एकदम सिंपल चीज है। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, आपके पास इनपुट्स थे, आपने उसे आउटपुट में कन्वर्ट करा है। इनपुट्स में आपके पास क्या क्या होंगे, आपके पास मैन होगा, मटेरियल होगा, मशीन होगा, इंफॉर्मेशन होगा, कैपिटल होगा। मैन मतलब आपके पास मैन पावर, ठीक है। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल्स कितने हैं आपके पास, कैसे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है। मशीन्स, किस तरह की मशीन्स अवेलेबल है, किस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो आपके पास है उसी से आप अपने फिनिश गुड्स को बनाएंगे। प्लस इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यू मस्ट हैव ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर गुड्स। तो आपके पास इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए और आपके पास कैपिटल भी होना चाहिए। भाई बिना पैसे के तो कुछ काम नहीं होगा ना। तो इनपुट्स में हम मैन, मशीन, मटेरियल और इंफॉर्मेशन, कैपिटल, इन सारी चीजों को एज एन इनपुट कंसिडर करते हैं और ये इनपुट को हम कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में। आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट है आपका ये प्रोडक्ट और सर्विस। या तो प्रोडक्ट बना रहे हैं या तो हम सर्विस बना रहे हैं या तो हम दोनों भी बना सकते हैं। एनी ऑर्गेनाइजेशन which is giving extended services will have both product as well as service। तो ये प्रोडक्ट और सर्विस अगर हम बना रहे हैं तो इसके बीच का इनपुट को आउटपुट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये कन्वर्शन का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है। और यही वाला जो प्रोसेस है, ये बीच का जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन बेसिकली। तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इसमें आएगा कि प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा, आपका प्रोसेस की प्लानिंग। आपने कोई चीज सोच लिया कि आपका प्रोडक्ट ऐसा दिखना चाहिए, तो उसकी फिर प्लानिंग आप कैसे करोगे कि हाउ दिस प्रोडक्ट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द आउटपुट। एंड प्लस व्हाट इज द कंट्रोल एंड मेंटेनेंस मैकेनिज्म। अगर मान लीजिए, बिकॉज वी आर ह्यूमन भाई और इंसान से गलतियां होती रहती है, तो हमने मशीन लगाए वो भी तो इंसान ही बना करके लगाया है, तो कहीं ना कहीं डाइवर्शंस हो सकते हैं, आप डेविएट हो सकते हैं अपने प्लान से। तो आप अपने प्लान से अगर डेविएट हो रहे हैं, मतलब आपने गवर्नमेंट का एक टेंडर दिया है कि भाई मैं 2 साल में 10 किलोमीटर रोड बना करके गवर्नमेंट को दे देने वाली हूँ, या आपने एक टेंडर लिया हुआ है कि आप एक ब्रिज बना के देंगे, यू हैव अ टेंडर ऑफ मेकिंग अ ब्रिज, ठीक है। तो वो जो ब्रिज बनाने के लिए गए, तो ब्रिज में हम पहले साल तो हमने प्रोजेक्शन दिया कि ठीक है इट विल कॉस्ट मी 3 करोड़ रुपीज। हमने बनाना स्टार्ट किया, फिर हमने सोचा कि नहीं ठीक है भाई 3 करोड़ रुपए, चलो इसे बैंक में रख लेते हैं अभी, इससे कुछ इंटरेस्ट खाते हैं या फिर हम कुछ किसी और चीज में इन्वेस्ट कर लेते हैं। और फिर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, धीरे धीरे तो इसमें काम करने में मतलब दे गिव लॉट ऑफ टाइम, एम्पल टाइम। तो हमने उस काम को, उस पैसे को कहीं और लगा दिया। हमने अब मान लो हो सकता है हमारा लॉस हो गया या कुछ भी हो गया, हमने टाइम पे वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया। तो जब टाइम पे प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया तो धीरे धीरे क्या हो गया, जो हम ईटा बालू पत्थर उसमें इस्तेमाल करने वाले थे सबका दाम भी बढ़ गया, तो मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट भी ऊपर बढ़ गया। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से मुझे फाइन भी लग गया कि भैया आपने टाइम पे इसको कंप्लीट नहीं करा है। तो देयर कैन बी डेविएशंस, और ये डेविएशंस की वजह से आपका कॉस्ट बढ़ सकता है, आपका पर यूनिट कॉस्ट बढ़ सकता है अगर आपने कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के प्रोसेस प्लानिंग को फॉलो नहीं किया। तो प्रोसेस प्लानिंग के प्रोसेस में अगर आप डेविएट करते हैं तो वहां पे आपको कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्शन कंट्रोल एंड मेंटेनेंस मैकेनिज्म होता है। तो प्रोडक्शन कंट्रोल बेसिकली आपका कैपेसिटी प्लानिंग और प्रोसेस प्लानिंग के ऊपर फोकस करता है, और मेंटेनेंस ये पूरे प्रोसेस में आपके डेविएशंस को कंट्रोल करता है। अगर देखता है कि कहीं पे आप डेविएट हो रहे हैं, कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसके लिए पूरा आप ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस में ये चारों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है।
उसके बाद ये चारों चीजें अगर प्रॉपरली होती हैं तभी हम आउटपुट तक जा सकते हैं। तो नीचे आप देख रहे हैं कि देयर इज अनदर बॉक्स विच इंडिकेट्स कंटिन्यूअसली वी चेक आउट इन्वेंट्री, क्वालिटी एंड कॉस्ट। और ये पूरी चीज एक फीडबैक प्रोसेस से कनेक्टेड होती है। मतलब हमने कोई चीज को प्रोड्यूस करने का प्लान करा है, हमारा जो प्रोडक्शन प्लान है, हमने प्रोडक्शन प्लान करा है, तो अगर मान लीजिए इफ आई एम फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट ओनली, then I will have to have some sort of inventory. अगर मान लीजिए हम चिप्स ही बनाने वाली कंपनी है, तो चिप्स बनाने वाली कंपनी के पास सफिशिएंट आलू होने चाहिए। अब ये सफिशिएंट आलू का मतलब ये नहीं है कि हम ज्यादा आलू खरीद के ले आए। ज्यादा आलू क्या होगा, पेरिशेबल गुड है, वो खराब हो जाएगा। अगर हमारे पास मान लो कोल्ड स्टोरेज भी है, तो एवरी कोल्ड स्टोरेज हैज अ कैपेसिटी। ऐसा तो नहीं है कि 2 रुपए में आलू मिल रहा है मेरे पास, मुझे, और तो मैं उसमें 50 टन आलू खरीद के ले आई, और मेरी जो कैपेसिटी है हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की, वो हो सकता है कि बस 5 ही टन की हो। तो बाकी तो 45 टन ऐसे वेस्टेज में चला गया, या हम उसको कहीं और रख रहे हैं। तो कहीं पे भी रख रहे हैं, कहीं पर भी अपना सामान रख रहे हैं, तो इन्वेंट्री है वो, और उस इन्वेंट्री का कॉस्ट आएगा। तो एक तो इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा आपको, कि सामान किसी किसी गोडाउन में आप फ्री में तो नहीं रहते ना, फ्री में सामान नहीं रखते, आदमी भी कहीं रहता है तो उसका रेंट देना पड़ता है। तो एवरीथिंग इज इन इन्वेंट्री। और उस इन्वेंट्री को अगर आप कहीं पे भी रख रहे हैं, तो पहले तो आपको इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट देना है, प्लस जो आप फालतू का 45 टन आलू खरीद के ले आए, उसका सड़ने का चांसेस है। तो जो भी 2 ही रुपए टन का लेकर के आए, 2 ही रुपए किलो का आप लेकर के आए, लेकिन अगर ये सड़ गया आलू, आपका खराब हो गया, बिकॉज इट इज अ पेरिशेबल गुड, तो क्या होगा, आपको 2-2 रुपया करके मल्टीप्लाई करके वो पूरा का पूरा आपका जो सामान है वो खराब हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए आपने कम खरीद लिया, मान लो आपने बचाने के लिए कम खरीद लिया, तो कम खरीद लिया तो आपका हो सकता है कि प्रोडक्शन करते करते पता चला आलू घट गया, तो अब ठीक है भाई, आज का काम रोको, हम जा रहे हैं आलू खरीदने, लेके आएंगे तो कल बनाना। तो उसमें क्या हुआ, आपका मैन पावर का टाइम लॉस हुआ, आपका जो काम है उतने देर तक जो हो सकता था वो नहीं हो सका, जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा हिंडर हो गया। तो प्रॉपर इन्वेंटरी रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूअसली हमको अपने इन्वेंटरी का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इन्वेंटरी दैट इज स्टॉक, हमारे पास स्टॉक कितना है, रनिंग स्टॉक कितना है। उसके बाद हम जो आउटपुट भी निकाल रहे हैं, वो आउटपुट भी ऐसा तो नहीं निकाल रहे कि हम जरूरत से ज्यादा आउटपुट निकाल लिए जो हम बेच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जितना भी हम ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्शन प्रोसेस जो भी कर रहे हैं, अल्टीमेट हमारा एम क्या है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाना चाहिए। I should get a marketplace and I should be able to sell my product. तो फाइनली हर चीज को हमको बेचना ही है। तो जब बेचना है तो वो भी क्वांटिटी ऐसा नहीं हो जानी चाहिए कि मतलब आउटपुट हमारे हमारे जो सेल्स की कैपेसिटी है उससे ज्यादा हो जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मार्केट का डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन हमने बहुत कम प्रोड्यूस किया, तो भी हम लॉस में रह सकते हैं। तो हर टाइम हमको इनपुट भी चेक करना है, प्लस हमको आउटपुट भी चेक करना है इन्वेंट्री के कॉस्ट में। इन्वेंट्री सबसे ज्यादा, अगर आप प्लांट लेआउट के बारे में बात करें, तो प्लांट लेआउट के बाद सबसे ज्यादा जो कॉस्टलियर चीज जो किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में होती है, वो होती है उसमें लगने वाला उसका मटेरियल मैनेजमेंट। बेसिकली मटेरियल, रॉ मटेरियल जो आप खरीद के ला रहे हैं वो सबसे कॉस्टली हो सकता है, और फिनिश गुड भी अगर आपने प्रॉपरली नहीं बेचा तो वो और भी ज्यादा आपके लिए कॉस्ट बन जाता है। तो कंटिन्यूसली यू शुड लुक आफ्टर योर इन्वेंट्री लेवल्स। सेकंड, यू मस्ट मॉनिटर योर क्वालिटी। आपने जो क्वालिटी डिफाइन किया है वो क्वालिटी को मेंटेन करते रहना है, उस क्वालिटी को में डेविएशंस नहीं होने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेगा, इट विल लूज द कंसिस्टेंसी। जैसे आप अगर लेस खाते हैं तो कोई भी पैकेट खोल लीजिए, आपको लेस का टेस्ट हमेशा एक्सक्यूज सेम मी मिलेगा। यस बोलिए। मैम, अंकिता और ज्योति का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। वो कह रही है कि अप्रूवल आपका पेंडिंग हो रहा अभी बिटवीन द क्लास तो अप्रूवल नहीं होगा ना। ठीक है। हाँ, है। ओके। चलो। तो कंटिन्यूस, या फिर जब हम कंटिन्यूसली चेक करते हैं क्वालिटी, क्वालिटी में, क्वालिटी जब भी हमने स्पेसिफिकेशन किया है, क्वालिटी का स्पेसिफिकेशन हमारे आउटपुट के लिए होता है। ठीक है, मतलब हमने जो प्रोडक्ट डिजाइन किया है, हम बेसिकली उसके लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा।
वो उसके लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं, उसके स्पेसिफिकेशन फिक्स किए जाते हैं। अकॉर्डिंगली हम अपने इनपुट्स को लाते हैं। अगर हमने फिक्स किया हुआ है कि हमारी चीज ऐसी दिखनी चाहिए, अगर हम गोल्ड ज्वेलरी बेच रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यू टेक एग्जांपल ऑफ तनिष्क। तनिष्क में दो तरह का लाइन से प्रोडक्ट लाइन है उसका, एक है उसका मिया और दूसरा है जो रिवा है। तो अगर आप मिया ले लीजिए या फिर रिवा ले लीजिए, दो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है। और जो मिया का जो कैटेगरी होता है उसमें ऐसे गोल्ड बिकते हैं जिसमें ज्यादा डायमंड का काम होता है। तो डायमंड का काम है, और जो ज्वेलरी रहती है वो 14 कैरेट ज्वेलरी होती है। वहीं पे रिया के जितने भी डायमंड होते जितने भी ज्वेलरी होते हैं वो 22 कैरेट ज्वेलरी होता है। तो गोल्ड का क्या है, अपने क्वालिटी, आपने प्रोडक्ट का क्या है, फाइनली आपने फिक्स कर दिया कि भैया ये वाला रेंज का जो ज्वेलरी है इसमें 22 कैरेट का ही गोल्ड लगना चाहिए। और मियाँ वाले में हम 14 कैरेट या 18 कैरेट ही यूज करेंगे, उसमें मेनली 14 कैरेट ही यूज करते हैं। तो 14 कैरेट ही गोल्ड लगना चाहिए। तो स्पेसिफिकेशन हमारे फाइनल प्रोडक्ट के लिए होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम मटेरियल यूज करेंगे, जिसमें अगर हम 14 कैरेट का गोल्ड लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली गोल्ड के साथ वहां पे कॉपर या फिर एल्यूमिनियम का एलॉइंग हमको ज्यादा करना है। वहां पे कॉपर या एल्यूमिनियम का एलॉय ज्यादा लगेगा। जबकि रिवाह का जो ज्वेलरी है, रिवाह के ज्वेलरी में हमको कॉपर या एल्यूमिनियम का जब हम एलॉय करते हैं, वो एलॉय में उसकी जो क्वांटिटी होगी वो बहुत कम होगी। तो डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, इनपुट का क्वालिटी मॉनिटर होगा। इनपुट में हम क्वालिटी लेंगे, मटेरियल में वो क्वालिटी लेंगे, और वो क्वालिटी मेंटेन रहे इसका ध्यान हमेशा हम अपने पूरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में रखेंगे। उसके बाद जो थर्ड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब करते करते कहीं पे भी कॉस्ट ऐसा ना बढ़ जाए कि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच ही ना पाए। कॉस्ट का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज कॉस्ट से ही आपका पूरा स्ट्रैटेजी डिफाइन होगा। एज अ प्रोड्यूसर हम ध्यान रखते हैं कि वी शुड प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एट द मिनिमम कॉस्ट। जो हमारा प्रोडक्शन का कॉस्ट होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए, और वो ऐसा होना चाहिए कि वी शुड मीट दैट। जो हमने एक प्राइसिंग टेक्निक यूज करी हुई है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम स्किमिंग में जा रहे हैं, स्किमिंग में जा रहे हैं मतलब हमने दाम बहुत ज्यादा रख रखा है, और हम क्वालिटी लीडरशिप चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो क्वालिटी लीडरशिप रखेंगे तो ऑब्वियसली हमारा कॉस्ट ज्यादा होगा। लेकिन उस कॉस्ट में भी वो कॉस्ट इतना ना हो जाए कि हम जो फाइनल प्रोडक्ट बेच रहे हैं उससे ज्यादा उसका कॉस्ट हो जाए। आप सबने पढ़ा होगा बचपन में फॉर्मूला, एक प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम माइनस करते हैं, उससे हमारा प्रॉफिट निकलता है। तो अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया और सेलिंग प्राइस कम है, तो प्रॉफिट तो नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब हम कहाँ चले जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे। तो कॉस्ट को मॉनिटर करना हर एक स्टेप पे। मटेरियल महंगा ले लोगे तो भी दाम बढ़ जाएगा, आदमी ज्यादा महंगा हायर कर लोगे, मतलब वर्कर्स के ऊपर ज्यादा पैसा लगाओगे तब भी तुम्हारा दाम बढ़ जाने वाला है। टेक्नोलॉजी बहुत महंगी ले लोगे तब भी तुम्हारा आउटपुट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। इंफॉर्मेशन सीख करने का तरीका अगर बहुत महंगा है तब भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो कॉस्ट आपको बहुत मतलब माइन्यूटली मॉनिटर करना पड़ता है, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ एवरीथिंग, may it be the process, may it be inventory, may it be quality, may it be the final product, सब कुछ को मॉनिटर करना इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट और इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय अ फीडबैक इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर हमें कंटिन्यूसली फीडबैक नहीं मिलेगा तो हम इंप्रूव नहीं करेंगे। ठीक है। एंड एवरीथिंग इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि आप मार्केटिंग में पढ़ चुके होंगे पहले से। तो अगर आप पूरे चीज को देखेंगे और डिफाइन करेंगे प्रोडक्शन को, तो प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ स्टेप बाय स्टेप conversion of one form of material into another form through chemical or mechanical process to create or enhance the utility of the product to the user। पूरा जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप कन्वर्शन का प्रोसेस है। हम स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करते हैं। हम आलू लेकर के आते हैं, पहले छीलते हैं, उसको बॉईल करते हैं, कट करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, फ्राई करते हैं, पैकिंग करते हैं,
तब जाकर के वो लेस का पैकेट बन के आता है, तब जाकर वो चिप्स बन के आता है। तो इट्स अ कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप कन्वर्शन प्रोसेस। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम चेंज करते हैं फॉर्म ऑफ द मटेरियल। पहले आलू था, वो चिप्स बन गया। तो मटेरियल का जो फॉर्म है वो चेंज हो रहा है into another form by the process can be mechanical, the process can be chemical. केमिकल फॉर्मुलेशन, कोई चीज को हम केमिकली ट्रीट करके, जैसे कि मान लीजिए दाल, तो दाल को हम क्या करते हैं, दाल को पहले हम उसकी कटाई छटाई ये सब जब करते हैं, दैट इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में हम उसको पॉलिश करते हैं, पॉलिश करके फिर उसकी पैकेजिंग करते हैं, फिर उसको मार्केट में बेचते हैं। तो या तो हम पूरा फॉर्म बदल दें, हम उसको पूरा बेसन बना दें, दैट इज अनदर थिंग, या फिर हम उसको सिर्फ उसकी क्वालिटी को इन्हांस कर दें। टाटा दाल वाला आके कहते हैं, संजीव कपूर आके कहते हैं कि टाटा का जो दाल है वो एकदम अनपॉलिश्ड है, या फिर उस पर हमने कोई भी कटिंग छटिंग नहीं करी है, कुछ भी नहीं करा। तो ये उनका इन्हांसमेंट का तरीका है। तो आपको वैल्यू एडिशन, वैल्यू एनहांसमेंट का कोई भी तरीका हो सकता है, विच इज एक्सेप्टेबल बाय योर यूजर, विच इज एक्सेप्टेबल बाय योर मार्केट। वो आपका मार्केटिंग का पार्ट है। लेकिन प्रोडक्शन का जो पार्ट है वो बेसिकली यही है कि स्टेप बाय स्टेप का कन्वर्शन प्रोसेस करते हैं, एंड दैट प्रोसेस हैज टू बी वेल डिफाइंड। पूरा प्रोसेस आप एकदम वेल डिफाइंड रखते हैं, कहीं पे भी डेविएशन नहीं होने चाहिए आपके प्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस में, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर सके फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो एडवर्ड बूफा का डेफिनेशन आपको बार बार मिलेगा प्रोडक्शन के पेपर में। So Edward Bufa has defined production as a process by which goods and services are created. So this is production, and what is production system? So the production system of an organization is that part which produces a product of an organization. प्रोडक्शन सिस्टम बेसिकली जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन सिस्टम, तो पूरा प्रोडक्शन का जो प्रोसेस जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, इनपुट से आउटपुट से कन्वर्शन, और बीच में जो एरो, वो 4 डब्बों वाला जो डायग्राम हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, उसमें हम क्या करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे डायग्राम को हम पूरा प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। और इस सिस्टम में बेसिकली हम कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को, कन्वर्ट करते हैं इनपुट को आउटपुट में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम, पूरे सिस्टम को हम प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। और सिस्टमैटिक अप्रोच हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं, बिकॉज क्या है कि एवरीथिंग इज अ सिस्टम, एवरीथिंग इज अ सिस्टम। एंड जब भी आप मैनेजमेंट की बात करो, तो हमको एक सिस्टमाइज्ड अप्रोच रखने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज सिस्टम का क्या मतलब होता है, सिस्टम का मतलब होता है कि वेरियस कंपोनेंट कंबाइन टुगेदर, वर्किंग टुगेदर टू फॉर्म, टू accomplish one common task। जैसे मान लीजिए आपके सभी के घर में होगा म्यूजिक सिस्टम, तो म्यूजिक सिस्टम में, या कंप्यूटर सिस्टम, तो सिस्टम का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ कंपोनेंट्स, वेरियस कंपोनेंट्स। तो जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम में सीआरटी आपका मतलब मॉनिटर भी होगा, उसमें कीबोर्ड भी होगा, उसमें माउस भी होगा, और आपका यूपीएस भी होगा, सीपीयू भी होगा, ये सब मिला, और कहीं कहीं प्रिंटर भी होगा। तो सब कुछ मिला करके हम कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। ये नहीं कि सिंपली कीबोर्ड को हम कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम, या फिर हम सिंपल माउस को कीबोर्ड को हम कंप्यूटर सिस्टम कह सकते हैं, वैसा नहीं होता है। हम पूरे कंपोनेंट्स को एक साथ मिलाते हैं, और मिला करके फिर हम उसको कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। तो प्रोडक्शन में भी, प्रोडक्शन इज अ सिस्टम, एंड प्रोडक्शन सिस्टम इज अ सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग टुगेदर। एंड उनका जो फंक्शन क्या है, फंक्शन यही है कि वो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करें। तो इट इज दैट एक्टिविटी वेयर बाय रिसोर्सेज flowing within a defined system are combined and transformed in a controlled manner to add value in accordance with the policies communicated by the management। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार रिपीट होगा, पॉलिसीज कम्युनिकेटेड बाय मैनेजमेंट। पॉलिसीज कम्युनिकेटेड बाय मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, वो उसका मतलब ये है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपके पहले से स्पेसिफाइड होने चाहिए, जो प्रोसेस है वो पहले से स्पेसिफाइड होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये डिसीजन हमेशा मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट का ये मतलब नहीं है कि टाटा स्टील में कौन सा स्टील प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका पूरा डिसीजन रतन टाटा ही ले रहे हैं, वैसा नहीं है। मतलब जो जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया, टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, दे विल डिसाइड कि आपका क्वालिटी का स्टैंडर्ड क्या रहेगा या फिर आपका स्पेसिफिक पूरा प्रोसेस कैसा रहेगा, बट इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट ओनली। एंड यहाँ पे हम पूरी चीजों को डिफाइन करते हैं कि जो फ्लो ऑफ मटेरियल या फ्लो ऑफ इनपुट कंपोनेंट होगा वो कैसे होगा। तो ये सब कुछ मिला करके प्रोडक्शन सिस्टम कहलाता है। प्रोडक्शन सिस्टम हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रोडक्शन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी क्यों? क्योंकि हर एक चीज पहले से डिफाइंड है और हर एक चीज को करने का ऑब्जेक्टिव आपको पता है। अगर हम जैसे चिप्स ही बना रहे हैं, आज पूरा चिप्स ही बनाते हैं, तो अगर हम चिप्स ही बना रहे हैं तो हम पहले आलू चूज करना, बहुत सारे आलूओं में से विच इज लाइक, अगर आपने ग्रीन आलू डाल दिया या फिर आपने सड़ा हुआ आलू डाल दिया तो पूरा का पूरा आपका चिप्स का पूरा लॉट खराब हो जाएगा। तो आप उसमें से, अगर आपका पहला स्टेप है कि यू चूज गुड आलू, वो आता है ना, बिंगो का एक एडवर्टीजमेंट आता है, इसमें है गुड आलू, तो डैट वो गुड आलू जो कि आप पैसे चोरी नहीं करता या जो भी, मतलब वो एडवर्टीजमेंट है वैसा। कहने का मतलब क्या है कि गुड आलू का मतलब द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी, इनपुट शुड बी गुड। तो पहला स्टेप आपका वही है कि आप आलू पहले चूज करते हैं, फिर उसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद उसको पील करते हैं, पील करने के बाद उसको कट करते हैं, कट करने के बाद बॉईल करते हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं, कहीं पे वो डायरेक्टली फ्राई होता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस। उसके बाद उसमें स्पाइसेस ऐड होता है, उसके बाद उसकी पैकेजिंग होती है। तो ये पूरा क्या है, सेट ऑफ प्रोसेसेस इज वेल डिफाइंड, और ये वेल डिफाइंड प्रोसेस है, एज वेल एज इसमें हर एक स्टेप पर क्या चीज हम करेंगे, कितना करेंगे, ये भी डिफाइंड है। तो इसीलिए इसको हम हमेशा प्रोडक्शन को कहते हैं इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है, ये सब कुछ पहले से डिफाइंड होता है। Production is an organized activity. Second, the system transforms the various inputs into useful output. जब भी हम प्रोडक्शन सिस्टम में है, प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, हमारा जो मोटिव होता है, मोटिव ही यही होता है कि आप जो कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं उसको आप कन्वर्ट करें यूजफुल आउटपुट में। उसके बाद इट डज नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन। कभी भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम भैया हमको जो मना रहा है हम बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, वैसा थोड़ी होता है। वैसा तो होता नहीं है। इट इज गाइडेड बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इट इज गाइडेड बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट, बिकॉज आपको क्या डिमांड है आपके मार्केट में, ये आपको आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही बताएगा। कितना आपका डिपार्टमेंट सेल्स कर सकता है, ये चीज आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही बताएगा। ठीक है, आपके पास कितने लोग हैं कि अगर आप कितना प्रोड्यूस कर देंगे, कितनी बिक्री होगी, कौन खरीदेगा, आपका टारगेट मार्केट क्या है, उसके हिसाब से आपकी क्वालिटी क्या होगी, ये एवरीथिंग हैज टू बी डिसाइडेड बाय द प्रोडक्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपको वो सब कुछ बताएगा। उसमें आपका कितना पैसा लगेगा ये पूरा चीज फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा आपको, कि आपको कितना कितना पैसा कब लगाना है, कॉस्ट क्या होगा, उसके बाद प्रॉफिट क्या होगा, ये सब कुछ आपको आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट बता रहा है। लोग, क्योंकि उसमें सबसे पहले आपने देख लिया था मैन, इनपुट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैन, मतलब मैन पावर। तो आपका मैन पावर कौन आएगा, कौन काम करेगा, कौन लेकर के आएगा, उसका क्या शिफ्ट रहेगा, उसको हम क्या पेमेंट करेंगे, ये सब आपका एचआर डिपार्टमेंट बताता है। उसमें एक और कंपोनेंट था इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के लिए आपका MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपका IT डिपार्टमेंट बताएगा। तो वो प्रोडक्शन सिस्टम कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता है, अलग से बैठ करके काम नहीं कर सकता। दे आर लाइक दे डू वर्क विथ, इन कॉम्बिनेशन विथ मार्केटिंग, HR, फाइनेंस एंड एज वेल एज IT डिपार्टमेंट। तो पूरा प्रोडक्शन सिस्टम ऑर्गेनाइज सिस्टम है, आइसोलेशन में काम नहीं करता, और ये एक सिस्टमाइज्ड अप्रोच है जहां पर हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। देयर एग्जिस्ट अ फीडबैक, और यहाँ पे फीडबैक नहीं, फीड फॉरवर्ड का भी सिस्टम है। जब हम प्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं तो सिर्फ हम फीडबैक ही नहीं करते, फीड फॉरवर्ड भी करते हैं। मतलब काम होने के बाद हमारे पास मैसेज आया, सिर्फ उससे काम करेंगे तब तो फिर हमारा प्रोडक्शन का सिस्टम इम्प्रोवाइज नहीं हो पाएगा। हमारे पास फीड फॉरवर्ड का भी मैसेज मेथड होता है प्रोडक्शन सिस्टम में, जिसमें कि हमारे एक्टिविटीज को, इफ
देयर कैन बी अ बेटर वे ऑफ डूइंग दैट, वो भी हम आइडेंटिफाई करते जाए, तो वहां पे हम फीड फॉरवर्ड यूज करते हैं। तो पूरे सिस्टम में फीडबैक और फीड फॉरवर्ड का मेथड होता है, जिससे कि हम पूरा कंट्रोल, प्रोडक्शन सिस्टम को कंट्रोल और इम्प्रूव कर सके कंटिन्यूसली। तो दिस इज प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन मैनेजमेंट पहले भी बता चुके हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेसेस so that the resulting goods or services are produced according to the specification, in the amount, and by the schedule demanded and out of minimum cost. पूरे डेफिनेशन में लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या है कि इट शुड बी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन मतलब हमने प्रोडक्ट डिजाइन जो पहले तय किया है, फाइनल प्रोडक्ट वैसा ही दिखना चाहिए, निकल के वैसे ही आना चाहिए। इट शुड बी इन दैट अमाउंट, ठीक है। मतलब हम जो फाइनल गुड्स को बेचने वाले हैं, वो हमारे कॉस्ट से, हमारा जो कॉस्ट प्राइस है उससे ज्यादा हम उसको सेलिंग प्राइस ऐसा रख सके कि हम अपने कॉस्ट प्राइस को उससे निकाल सके। मतलब अगर हम कोई चीज हमने प्लान करा हुआ है मार्केट में कि 100 रुपए में बेचेंगे, और प्रोडक्शन करते करते उस सामान का दाम हो गया 101 रुपया, तो हम तो लॉस में चले गए ना। तो जो अमाउंट हम फिक्स किए हैं उसके हिसाब से उसकी प्राइस, उसका जो कॉस्ट रहना चाहिए, वो मिनिमाइज कर सके हम कॉस्ट को। लिखा हुआ है एट द मिनिमम कॉस्ट एंड बाय द शेड्यूल्ड डिमांड। जिस समय जिस शेड्यूल में हमने डिमांड हमारे पास है, मान लीजिए कि एज अ कंपनी आप रंग बनाने वाले कंपनी है, आप केमिकल बेस्ड कंपनी है, और आप रंग बनाते हैं, होली का रंग बनाते हैं, तो होली का रंग प्रोड्यूस करते करते अगर आप जून कर दीजिएगा और होली तो मार्च में बीत गई, तो क्या होगा? ना ही आपका इस साल प्रोडक्ट बिका, अब ना ही नेक्स्ट ईयर तक वो प्रोडक्ट बिकने का चांसेस है, बिकॉज हो सकता है कि उसमें आपका जो कलर आपने बनाया है वो खराब हो जाए। तो आप शेड्यूल को भी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज का जब डिमांड है वो प्रोडक्ट उसी टाइम में मिल जाना चाहिए। स्वेटर ठंडे में ही बिकेगा, गर्मियों में नहीं बिकेगा, चाहे कितना भी दाम कम कर दो। तो ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपको स्पेसिफिकेशन, टाइमलीनेस, कॉस्ट, ये तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्वालिटी एकदम स्पेसिफिकेशन के हिसाब होनी चाहिए। कॉस्ट एकदम मिनिमम आपको रखना है, जितना कम से कम कर सके, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट के ऊपर फोकस करना है। और टाइमलीनेस, जब जरूरत है तब वो चीज अवेलेबल होना चाहिए, जिसको कि हम जस्ट इन टाइम अप्रोच भी कहते हैं। तो दिस इज प्रोडक्शन सिस्टम। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं प्रोडक्शन सिस्टम के? राइट क्वालिटी, एकदम राइट क्वालिटी देना है। जो क्वालिटी हमने स्पेसिफाई किया है वही क्वालिटी होनी चाहिए। राइट क्वालिटी का मतलब बेस्ट क्वालिटी नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को एकदम दिमाग से निकाल देना है कि राइट क्वालिटी का मतलब बेस्ट क्वालिटी, नो। राइट क्वालिटी का मतलब स्पेसिफाइड क्वालिटी। हमने जो स्पेसिफाई किया था उसके हिसाब से ही हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। हम अगर हम फेयरनेस क्रीम बेच रहे हैं, तो वहां पे कोई ओले भी बेच रहा है, कोई फेयर एंड लवली भी बेच रहा है, और दोनों का जो क्वालिटी है वो राइट ही है। डिपेंड करता है कि उसने क्या डिक्लेयर किया है कि उसके इंग्रेडिएंट में क्या होगा। अगर फेयर एंड लवली कहता है कि मेरा इंग्रेडिएंट ये है, मेरा प्रोडक्ट ये निकल के आएगा, तो उसको उसी के हिसाब से उसका प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए। और ओले कहता है कि मेरे पास ये फलना फलना इंग्रेडिएंट है एंड माय प्रोडक्ट विल लुक लाइक दिस, तो वो सेम चीज वैसे ही निकल के आनी चाहिए। तो राइट क्वालिटी का मतलब होता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए। तो इट शुड बी राइट क्वालिटी। इट शुड बी ऑफ राइट क्वांटिटी, मतलब हमारा जितना डिमांड है हम उतना ही प्रोड्यूस करें, ना कम ना ज्यादा। उसके बाद ऑन राइट टाइम, टाइमलीनेस ऑफ डिलीवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज बर्थडे है तो केक मुझे आज ही मिलना चाहिए, अब कल ला करके मुझे 10 पाउंड का केक और एकदम सस्ते में भी दोगे, मेरे यूसेज का नहीं है। तो इट शुड बी ऑन राइट टाइम एंड एट राइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज ये पूरा काम, पूरा गेम ही पैसे का है। हम बिजनेस करते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, लॉस बनाने के लिए नहीं। कोई भी बिजनेसमैन कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बैठा हुआ होता है। हर एक बिजनेस का जो बेसिक मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट बनाना। अब उस प्रॉफिट बनाने के प्रोसेस में हम अपने कस्टमर्स को हैप्पी रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम उनका वेलबींग का ध्यान रखेंगे, तो दे विल बिकम अ लॉयल कस्टमर टू अस। तो राइट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, राइट टाइम, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट।
व्हाट इज द स्कोप ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट, जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का स्कोप, ये पूरा प्रोसेस में हम क्या क्या चीजें करते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, जब भी हम पढ़ रहे हैं या फिर प्रोडक्शन मैनेजमेंट जब कर रहे हैं एज अ सिस्टम, हम क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहला होता है कि प्लांट लेआउट और मटेरियल हैंडलिंग कैसे करेंगे। प्लांट का लेआउट कैसा होगा, हम कैसा डिजाइन बनाएंगे अपने प्लांट का। मटेरियल हैंडलिंग कैसी होगी। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जो रॉ मटेरियल का मूवमेंट होता है वो कैसे होगा। प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा होगा, प्रोसेस का डिजाइन कैसा होगा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हम कैसे करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करेंगे, मटेरियल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मेंटेनेंस मैनेजमेंट कैसे करेंगे, लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज, हमारा जो भी फैसिलिटीज लोकेटेड होगा फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, हाउ विल दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट विल बी द लेआउट। एक प्रोडक्ट को बनाने में पूरा जो बैकएंड का पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कैसे डिजाइन करेंगे, कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करेंगे। एवरीथिंग बिकम्स अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट and everything comes under the scope of production management. So this is all about